गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए शतरंज, बी जिम्नास्ट, सी बिलियर्ड्स, डी बैडमिंटन। इसका सही उत्तर ए शतरंज। बीते दिनों 16 साल के शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद ने वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को चेसिबल मास्टर्स के 5वें दौर में हराया। यह भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद की कार्लसन पर दूसरी जीत है, जिसके चलते शतरंज खेल सुर्खियों में रहा है। शतरंज से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां हैं विशप, कैप्चर, कैसलिंग, चेकमेट, एन पेशन, गैम्बिट, पान, स्टेलमेट। शतरंज से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां हैं खेतान ट्रॉफी, वीवी शास्त्री ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे? जो निर्विरोध चुने गए, ए फर्रुखदीन अली अहमद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी जाकिर हुसैन, डी वीवी गिरी। इसका बी नीलम संजीव रेड्डी। बीते 1 जून को भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की पुण्यतिथि मनाई गई। आइए जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। इनका जन्म 19 मई 1913 को अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश और मृत्यु 1 जून 1996 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुई। उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 64 वर्ष की आयु में वह 1977 में निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इसी के साथ वह भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति बनने से पहले वह लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। वह अक्टूबर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवगठित आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, अतः विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान रहा था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। बीते दिनों कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू मंदिरों की बहाली को लेकर चल रहे विवाद को यह मुद्दा सुर्खियों में रहा। कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। यह लगभग 73 मीटर ऊंची मीनार है। इस इमारत की 5 मंजिलें हैं। इसकी पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जबकि चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर की बनी है। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। ठीक है, हालांकि यह केवल इसका आधार तहखाना को ही पूरा कर सका था और इसकी मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई। बाद में 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। बता दें कि 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार और उसके स्मारकों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश और राजस्थान, बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और बिहार, डी उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बीते दिनों ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जारी की गई। यह योजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार की गई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना है। इसके तहत केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के पहले चरण के दौरान बांध परिसर और इसकी सहायक इकाइयाँ जैसे निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, केन बेतवा लिंक नहर और पावर हाउस शामिल होंगे। दूसरे चरण में लोअर उर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज शामिल होंगे। इस परियोजना में बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र जो आने वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ मिलेगा, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। बता दें कि केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी का उद्गम कटनी जिले में कैमूर रेंज के उत्तर पश्चिम ढलान पर अहिरगवां गांव के निकट होता है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुमारा गांव के निकट है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, NISAR मिशन निम्नलिखित में से किसका संयुक्त मिशन है? ए नासा और रोसकॉस्मोस, बी इसरो और यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी, सी नासा और जाक्सा,
डी नासा और इसरो। इसका सही उत्तर है नासा और इसरो, नहीं निसार, नासा और इसरो का। नासा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि निसार मिशन वर्ष 2023 की शुरुआत में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी की सतह से होने वाले परिवर्तनों जैसे बदलते पारिस्थितिक तंत्र, ज्वालामुखी विस्फोट, पिघलते ग्लेशियर आदि को मापना है। इसमें नासा उपग्रह के लिए एक राडार, साइंस डेटा, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डाटा सब सिस्टम के लिए हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम प्रदान करेगा। इससे इसरो द्वारा स्पेसक्राफ्ट बस, राडार, एस बैंड राडार, लॉन्च एक व्हीकल और संबंधित लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च की गई थी? ए 19 फरवरी 2017 को, बी 24 फरवरी 2018 को, सी 24 फरवरी 2019 को, डी 23 फरवरी 2020 को। सही उत्तर है सी 24 फरवरी 2019 को। बीते दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की 11वीं किस्त जारी की गई। किसान सम्मान निधि के बारे में जानते हैं। प्रारंभ जो था 24 फरवरी 2019 को हुआ था, अतः विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य है देश के सभी भूमिधारक पात्र किसानों को निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है। यह 100% केंद्र पोषित योजना है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता ₹2,000 की 3 समान किस्तों में 4 महीनों के अंतराल पर लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे ही हस्तांतरित की जाती है। डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी की प्रकृति है? ए संवैधानिक, बी सांविधिक, सी संविधानेतर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांविधिक निकाय है। सीबीआईसी ने कपास के 30 सितंबर तक आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया था। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कपास पर आयात शुल्क छूट के 31 दिसंबर तक विस्तार की बात कही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, इसका गठन सन 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत किया गया, अर्थात यह एक सांविधिक निकाय है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इससे पहले इसे केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी के रूप में जाना जाता था। इसका कार्यक्षेत्र सीमा शुल्क संग्रहण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी और नारकोटिक्स से जुड़े विषयों के प्रशासन से संबंधित नीति तैयार करने एवं जीएसटी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, तस्करी की रोकथाम जैसे कार्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1881, बी 1882, सी 1883, डी 1884। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1881। बीते दिनों भारतीय चाय संघ ने असम की बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय चाय संघ इंडियन टी एसोसिएशन या चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है। इसकी स्थापना 1861 में हुई। इसने चाय बोर्ड, सरकार और अन्य संबंधित निकायों के साथ साथ उद्योग के विकास की बहुआयामी भूमिका निभाई है। 425 से अधिक सदस्य उद्यानों के साथ यह और इसकी शाखाएं भारत के कुल चाय उत्पादन के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप संरचनाएं मीसोसोम पाई जाती हैं जो श्वसन
तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं 17S राइबोसोम होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण होते हैं। धन्यवाद।